अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद ताहिर। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कास्ट है उसको कैसे मालूम किया जा सकता है। उसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल है। उसके लिए हम जो है ना, ये एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं कि टोटल कास्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट लेबर है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है। यही उस प्रोडक्ट की कास्ट होती हैं और टोटल कास्ट आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट की कास्ट और पीरियड कास्ट, ये दोनों अलग कास्ट हैं। पीरियड कास्ट ये होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग या सेलिंग नहीं हो रही, या जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो इस सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट को भी, मार्केटिंग को भी, या ओवरऑल पूरे के पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जो पूरा फैक्ट्री को उसमें मतलब वो डील कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बननी है, कहाँ से मटेरियल आएगा, कौन लाएगा, परचेज ऑफिसर कौन होगा, एटीसी। तो ये मतलब दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कास्ट तक पहुँचते हैं। लेकिन जो मेन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कहलाती है वो ये सिर्फ ये तीन चीज़ें कहलाती हैं कि कोई भी चीज़ है उसमें आपका जब तक तीन चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, यानी कि मटेरियल जो हमें नज़र आता है, विजिबल होता है, लेबर जो भी वर्क फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होती है, अगर कोई टोटली मशीन कंप्यूटराइज्ड है तो देन उस पे भी जाहिर है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी पर जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग भी इंचार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंचार्ज है कि कभी कंप्यूटर ऑफ ना हो, अगर कोई उसके मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता है तो ये लोग भी बेसिकली लेबर के तौर पे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई ऑटोमेटिक प्लांट है तब भी। उसके बाद एफ ओ एच है। एफ ओ एच वो चीज़ें हैं कि जो डायरेक्टली हमें नज़र नहीं आती हैं किसी भी प्रोडक्ट में लगे हुए, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो लगे होते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी के बगैर फैक्ट्रीज़ में लोग काम नहीं करते, फूड उन लोगों को चाहिए होता है, उसके बगैर काम नहीं करते। तो ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा और वो दिया है, यहाँ पे मार्केटिंग और सेलिंग कास्ट और एडमन कास्ट की डिटेल है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको पास करके इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिक्स कास्ट। तो आगे हम कुछ कास्ट के कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि कास्ट के और क्या क्या डिफरेंट कंसेप्ट हैं। उसमें होती है एक फ़िक्स कास्ट। फ़िक्स कास्ट वो होती है कि जो चेंजेबल नहीं होती। जैसे कि आपने अगर कोई एरिया या जो फैक्ट्री का रेंट आप कह लें, ठीक है, वो चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स है। चाहे आपका सीज़न है, आपका काम है, नहीं है, ऑफ सीज़न में आप जा रहे हैं, तब भी आपको फिक्स कास्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसकी आपने डिटेल जो है ना यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने डिसाइड किया है कि ये मशीनरी या प्लांट हमने इसको डेप्रिसिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन वही एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसके यूजेज की वजह से, वो भी हम एक फिक्स्ड रेशो से उसको आमतौर पे डेप्रिसिएट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल कास्ट। वो होती है कि जो हम चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह फिक्स कास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी या फ़ोन बिल में जो लाइन रेंट होता है, वो आप फ़ोन पूरा साल या पूरा मंथ ना यूज़ करें तब भी वो लाइन रेंट आपको पड़ेगा। तो इसी तरीके से वेरिएबल कास्ट जो है ना, चेंजेबल है, ये आपके हाथ में होती है। लाइन रेंट आपका फ़ोन बिल में फ़िक्स कास्ट है, लेकिन अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा कॉल्स करेंगे तो बिल इंक्रीज़ हो जाएगा, कम कॉल्स करेंगे तो बिल डिक्रीज़ हो जाएगा, वो वेरिएबल कास्ट होती है। तो इसको हम वेरिएबल कास्ट करते हैं। यहाँ पे अभी आप इसे पास करके थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है इज़ अ कंसेप्ट यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि डिसीजन मेकर सेलेक्ट दैट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम विच दे एक्सपेक्ट द मैक्सिमम नेट रिटर्न। मतलब हम अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है कि एक जो रेस्टोरेंट है वो पहले से मूव कर रहा था, चल रहा था, उसकी सेल वगैरह भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उसके आपके खाने के लिए फूड पैंडा या ऐसी कोई और जो फूड डिलीवरी के जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जो है ना आपके काम आ सकती हैं, ठीक है, और आपका बिज़नेस को इंक्रीज़ करने में आप मदद दे सकती हैं, मैक्सिमम आप उससे नेट रिटर्न ले सकते हैं। तो डेट्स मीन आप फूड पांडा वालों को जो पे करेंगे अपने शेयर में से, अपनी जो आइटम है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो
मतलब उनके रेस्टोरेंट के मेन्यू पे जो प्राइस लिखी होती है उसी प्राइस पे हमें घर में मिल रहा होता है। तो डेट्स मीन कि वो उनको जो पे कर रहे हैं फूड पांडा वालों को, वो रेस्टोरेंट वाले खुद भी पे कर रहे हैं, कुछ वो ऐप से अर्न करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है जो फूड पांडा वालों को ये रेस्टोरेंट पे करेगा। तो इसको आप बाकी इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे दो कंसेप्ट और हैं, स्टैंडर्ड कास्ट और संक कास्ट। स्टैंडर्ड कास्ट मींस व्हाट द कास्ट शुड बी, मतलब स्टैंडर्ड कास्ट वो होती है कि जो कास्ट होनी चाहिए एक्चुअल में। आप ये कह लें कि हम मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक चल रहे होते हैं, ठीक है। जो मार्केट है, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो 1990s में ना लोग घरों में जैसे वो चनियोटी फर्नीचर, आजकल भी उसका जो एवरेज जो बेड है सॉलिड जो होता है वो लगभग ना मिनिमम भी 1 लाख के राउंड अबाउट मिलता है। तो उस दौर में लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज अगर आप पीसी मैरियट में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाएं, होटल्स में जाएं, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक बेड के नाम पर बिल्कुल प्लेन होता है, मतलब सिंप्लिसिटी की तरफ लोग आ गए हैं। कॉस्टली ज़रूर होगा लेकिन वो ज़्यादा डिज़ाइनिंग और कार्विंग, या जो जैसे प्रीवियस पास्ट में होती थी मुग़ल एरा वगैरह में, तो उस टाइम लोग कार्विंग ज़्यादा पसंद करते थे, तो अब वो नहीं करते। तो जो ट्रेंड होता है उसके मुताबिक हमारी इस प्रोडक्ट की कास्ट कम से कम इतनी पड़ेगी, दैट्स मीन स्टैंडर्ड कास्ट। और संक कास्ट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर अ कास्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड नाउ कैन नॉट बी अवॉइडेड। संक कास्ट वो होती है कि जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, आप मतलब आपने एक प्रोडक्ट बनानी है, अब उसके लिए मशीनरी डेफिनेटली ज़रूरी है, तो मशीनरी आप ला चुके हैं, तो अब वो जो मशीनरी को आप इसको यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मशीनरी की वैल्यू डाउन होगी, यानी कि मशीनरी डेप्रिसिएट करेगी, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसको संक कास्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स कुछ कास्ट जो होती हैं वो कंट्रोलेबल भी होती हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होती हैं। कंट्रोलेबल कास्ट वही जिन्हें मतलब हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी यूजेज अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे या मशीनरी पे अप्लाई नहीं हो रही, तो हम वो लाइट्स जो एक्स्ट्रा फैक्ट्री की लाइट्स होती हैं जो हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए डेफिनेटली लाइट्स ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उन्हें हम ऑफ़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल को यकीनन डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा अनकंट्रोलेबल कास्ट होते हैं जिन्हें मतलब कंट्रोल करना पॉसिबल आपके लिए नहीं होता, इज विच वन विच इज़ आउट ऑफ द स्फीयर ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्पेसिफाइड मैनेजर। ठीक है, अब अगर आप उसे करना भी चाहते हैं तो उसमें एक एग्जांपल लिखिए, फॉर अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर यूज इन हिज डिपार्टमेंट आर अनकंट्रोलेबल कास्ट। मतलब ये है कि वो मटेरियल को देखना, अब अक्सर डिपार्टमेंट्स में ऐसे होता है कि मटेरियल को ला कर इधर साइड पे रख दिया गया, कुछ मटेरियल आता है कि जिसे बाद में फ्रीज़ करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं उन्हें फ्रीज़ नहीं किया जाता, तो ये मिस्टेक होती है आमतौर पे लेबर के बिहाफ पर, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट कास्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और प्लांट इज़ अनकंट्रोलेबल। ज़ाहिर है प्लांट ने यूज़ होना है तो डेप्रिसिएट लाजमी करेगा, और यूज़ नहीं भी होगा तब भी डेप्रिसिएशन का अलग कंसेप्ट है कि प्लांट पड़े पड़े अपनी वैल्यू भी डाउन कर देगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ओवरऑल, यहाँ पर मैंने मतलब समरी स्पेसिफाई कर दी है, इसमें आप मार्केटिंग, सेलिंग, संक, अपॉर्चुनिटीज, स्टैंडर्ड, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, एवरीथिंग आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं कि किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल में जब हम कास्ट फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ये यहाँ पर कुछ मटेरियल की कास्टिंग का भी कुछ मेथड हैं। चलें पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि फाइफो है और लाइफो है और एवरेज कास्टिंग मेथड है। ये मटेरियल की कास्टिंग के मेथड हैं। तो जब हम वैसे तो हम जब मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फाइंड करते हैं तो मटेरियल की कास्ट हमें एक डिपार्टमेंट से मिल जाती है, तो हम उसकी मदद से मालूम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो हमें मटेरियल की कास्टिंग करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ मेथड है। फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स फाइफो,
फाइफो का मतलब है कि जो चीज़ पहले आए उससे पहले जो है ना यूटिलाइज़ कर लिया जाए। ये आम तौर पे पेरिशेबल गुड्स के लिए होता है, जो चीज़ें ख़राब होने वाली हों, कोई केमिकल है या फिर आप कह सकते हैं फ्रूट्स के जो शॉप्स वगैरह हैं वो कल वाला फ्रूट वो पहले निकालते हैं, भले ही आप उन्हें आज वाले फ्रूट के लिए ज़्यादा चार्जेस पे कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कल वाला उन्होंने ना सेल किया और ये बच गया तो ये ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पर आमतौर पे फाइफो यूज़ होता है। लाइफो देन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ बाद में आए उसे पहले निकाल लें। ये आप कह लें कि आपके जो लैंड है उस पर यूज़ हो सकता है, बिल्डिंग पर कि पड़े पड़े उसकी वैल्यू आप होती है। गोल्ड आप कह लें, गोल्ड जो बाद में आए आप पहले सेल कर दें, जो पुराना पड़ा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसकी पड़े पड़े वैल्यू आप हो जाती है, और वहाँ पर हम लाइफो भी यूज़ करते हैं। और एसीएम यानी एवरेज कॉस्ट मेथड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एक कंपनी बार बार उन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो डेली पर बेसिस पर इतना ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं कि कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले चीज़ आई है उसको पहले सेल करे या बाद में। इसके लिए आप जनरल स्टोर में जो चीनी वगैरह आती है, शुगर आती है, तो वहाँ पर आप देख लें कि वो पहले अगर कोई थैला उसका आया हुआ है तो वो पहले खोल ले या बाद में खोल ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि रेगुलर आइटम है और डेली बेसिस पे इसने सेल होना है। तो यहाँ पे एसीएम के बारे में हमने जिक्र कर दिया, थोड़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो मतलब किसी भी चीज़ की, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकालते कैसे हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि मटेरियल हमारे पास स्टार्ट में कितना रखा हुआ था और एंड में कितना बचा है। किसी भी प्रोसेस के एंड पे भी हो सकता है, ये मंथ के एंड पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है। फैक्ट्री की प्रोडक्शन के हवाले से फैक्ट्री खुद डिसाइड करती है। वर्क इन प्रोसेस मींस के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि से हम क्लोजिंग कर रहे हैं अपने अकाउंट को 31 दिसंबर को, तो वर्क इन प्रोसेस मींस के अब कुछ मतलब उस पर काम होना हो चुका है, कुछ काम होना बाकी है। अगर आप ये जीटी रोड पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो अक्सर जगह बोर्ड लगा होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस एक ही चीज़ में काउंट होते हैं। शॉर्टकट इसका फॉर्म होती है WIP, हम इसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ काम इस प्रोडक्ट पे हो चुका है, मतलब ये सेलेबल अभी नहीं बनी, मतलब अभी हम से इसे सेल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है। इसी तरीके से आपके पास WIP की कुछ इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री मीन स्टॉक आएगा पिछले साल का या स्टार्ट का, और वो एंड पे कितना बच गया है। तो ये चार चीज़ें हमें मस्ट चाहिए होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकालने के लिए। इसके अलावा अगर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आपका जो है ना आपको लाजमी होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर कास्ट आपके पास गिवन होगी। FOH कास्ट दो सूरतों में दी जा सकती है, एक अमाउंट की फॉर्म में, उसे हम एक्चुअल FOH कहते हैं, और एक परसेंटेज या फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, इसे हम कहते हैं अप्लाइड FOH। अप्लाइड FOH मीन्स के एक बंदे की अगर इनकम है से 30,000, तो वो अपने फूड आइटम्स या क्लॉथिंग पे अपने लगा सकता है 10,000। तो डेट्स मीन कि वो उसको अप्लाइड कर रहा है कि 33.33% मैंने अपना क्लॉथिंग पे लगाना है। तो इसी तरीके से फैक्ट्री डिसाइड करती है कि उनकी आम तौर पे लेबर कास्ट पे डिसाइडेड होता है कि लेबर कास्ट का वो 75% वो FOH पर लगा सकते हैं। लेबर कास्ट जितनी भी होगी उसका 75%। तो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का डिफरेंट होता है, कुछ 50% अप्लाई करते हैं, कुछ 30%, कुछ 70%। बहरहाल ये चीज़ें हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे, या जब ये हमें डाटा मिलेगा तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीका ये है कि ये भी एक क्वेश्चन है। चलें, इसमें भी यही डिटेल है, यही डाटा, ये आप पास करके यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम वैसे तो इसमें मतलब हमने CGS भी मालूम कर दी, इनकम स्टेटमेंट भी बना ली। बहरहाल हमारा मेन कंसेप्ट अभी सिर्फ यही है कि हमने समझना है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे मालूम करेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड पहले निकालते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री साल के शुरू में इतना रॉ मटेरियल था, इतना हमने परचेज़ किया, तो ये काबिल इस्तेमाल अवेलेबल फॉर यूज़ रॉ मटेरियल हमारे पास इतना आ गया।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो है हमने उसमें से माइनस कर दी साल के आखिर में या सेशन के एंड पर या उस प्रोसेस के एंड पर, उस टाइम पीरियड के एंड पे जब हमसे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट रिक्वायर्ड की गई है, हमारे पास इतना रॉ मटेरियल बच गया था। तो ये हमारे पास कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आ गई कि एक्चुअल में हमने उसको इतना यूज़ किया। उसमें डायरेक्ट लेबर कास्ट आपने ऐड करनी है, तो रॉ मटेरियल और लेबर दोनों ऐड होने के बाद प्राइम कास्ट बन जाएंगे। और उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कास्ट है वो हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट ऐड करने के बाद। और उसमें हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग के जो चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं उनकी कास्ट ये है। और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो आ जाएगी। इसके अलावा इस जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के जो कंसेप्ट हैं इनमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आप पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसकी थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल है। उसके लिए हमें आम तौर पे यूनिट सोल्ड गिवन होते हैं और फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स और फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री के। तो यूनिट सोल्ड में हम ऐड कर देंगे, और अक्सर क्वेश्चन में वैसे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड दिए भी होते हैं। बहरहाल यूनिट सोल्ड जो है ना वो आपने उसमें ऐड किया एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स, और लेस कर दिया आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स। तो वो भी क्वेश्चन के अंदर या आपको जब डिटेल पूछी जाती है तो दिए होते हैं आम तौर पे, नहीं तो आप वहाँ से जो भी आपका सुपरवाइज़र है उससे मालूम भी कर सकते हैं। तो ये आपके यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जैसे अभी हमने प्रीवियस पेज पे दिखाई आपको कि कैसे निकालते हैं, ऐसे आपने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल दी। तो इसी तरीके से पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये आपके पास पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ये डॉलर में भी हो सकती है, रुपीज़ में भी, पर जो भी करेंसी हो उसके हिसाब से आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद है कास्ट किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे निकालते हैं आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी फ़र्दर कुछ डिटेल जानना चाहें तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे शो होगा, और उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।